दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, कैमरा मैन रीमा जायसवाल के साथ इस सेंटेनरी एपिसोड में, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स 1925 श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए मेनता जानी जाती है, तो सेंटेनरी एपिसोड में आज हम इस महान साइंटिस्ट को अपने तरफ से ट्रिब्यूट देना चाहेंगे। जी हाँ, गलत हो सकता है ट्रिब्यूट, लेकिन मेरे जज्बातों को आप समझिए। और आज का टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विथ स्पिन इन SWMN। इसका मतलब होता है स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल, और ये स्पेशल एपिसोड है 08। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है, कोई भी सिस्टम होगा तो उसकी एनर्जी कैसे दी जाएगी। टोटल एनर्जी, अगर वो क्लोज सिस्टम है, मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है ना, मान लीजिए कोई पोजीशन पे है, मान लीजिए एक्स पोजीशन पे है, इलेक्ट्रॉन है। बहुत सिंपल मॉडल लेके चलते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस इस इलेक्ट्रॉन में एक काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर उसका मोमेंट आप पी मान लें तो p²/2m होगा। एक्चुअली में सिस्टम की टोटल एनर्जी ये होगी किसी टाइम पर। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की इसकी बात है। आमतौर पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए हम इसको घुमाएं ना, इसको वाइब्रेट ही करें सपोज, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मतलब मोमेंटा चेंज होगा। मास हम अक्सर मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी उसी हिसाब से चेंज करती है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन श्रोडिंगर साहब के समय में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसने, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी आ गई थी। तो उससे ये हुआ कि यार इलेक्ट्रॉन ना वेव की तरह भी बिहेव करता है। कैसे? वेव की तरह। और अगर ये वेव की तरह है न्यूक्लियस के बाहर, सपोज अगर ये किसी वेव की तरह है न्यूक्लियस के बाहर, तो किस तरह की वेव होगी? स्टैंडिंग वेव होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह रिप्रेजेंट करें तो उस वेव स्टैंडिंग वेव होगी, और एक डायरेक्शन में इस तरह से, और उस स्टैंडिंग वेव की अपनी एक एनर्जी होगी। कोई दिक्कत नहीं हमें। उस स्टैंडिंग वेव की अपना एक मोमेंटा होगा p, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, हमने जो कहा ना, अगर पार्टिकल की तरह है तो उसमें पार्टिकल का मोमेंटा होगा प्लस स्पेस की पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। तो इन दोनों, एक ही सिस्टम को दो तरह से देखने में दो तरह के दे सकते हैं। पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के तौर पर देखें और p²/2m लिख लें, और बाकी एनर्जी, स्पेस की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की तरह देखें, टोटल एनर्जी E हो जाएगी। पूरे सिस्टम को श्रोडिंगर साहब ने वेव की तरह जब देखा तो उसमें एक वेव फंक्शन होगा, स्टैंडिंग वेव होगी, और वो स्टैंडिंग वेव में एक टोटल एनर्जी होगी, और उसमें एक टोटल मोमेंटा p होगा। यहाँ जो टोटल मोमेंटा क्या है, सब कुछ पार्टिकल ओर्टिकल कुछ नहीं है, बस स्टैंडिंग वेव है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडिंग वेव जैसे स्ट्रिंग में होती है, ये स्ट्रिंग है, तो स्टैंडिंग वेव यहाँ दोनों नोड फिक्स होते हैं, दोनों नोड फिक्स होते हैं, ना मास में चेंज है ना काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। तो वेव की एनर्जी एक तरह से स्पेस की एनर्जी होती है। क्या होती है? स्पेस की एनर्जी होती है। समझ रहे हैं ना? वेव की एनर्जी एक तरह से स्पेस की एनर्जी है। लेकिन आमतौर पर अगर इलेक्ट्रॉन अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस बहुत रिजिड है, ये नोड का तरह है, ना मास चेंज हो रहा है इसमें, ना एनर्जी चेंज हो रही है। समझ रहे हैं ना? न्यूक्लियस में। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव की तरह है तो इलेक्ट्रॉन को ही अपने एक पोर्शन से नोड भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नोड भी बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर नोड बनाना पड़ेगा, और चूंकि ये एकदम फिक्स है, तो हो सकता है ये नोड वाइब्रेट भी करे, ये नोड वाइब्रेट भी करे। तो इलेक्ट्रॉन अगर टोटल स्टैंडिंग वेव एक प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में है, स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में है, तो कुछ पोर्शन मास एनर्जी कन्वर्जन से वो नोड बनाएगा। क्या बनाएगा? नोड बनाएगा। और वह नोड जो है, चूँकि मास एनर्जी कन्वर्जन से वो नोड बना हुआ है, और जैसे ही यहाँ वेव पे पैरामीटर्स बदलेंगे, जो भी चीज़ वाइब्रेट करेगी, तो नोड को भी बदलना पड़ेगा। मतलब मास एनर्जी कन्वर्जन से नोड भी वाइब्रेट कर सकता है, नोड भी वाइब्रेट कर सकता है। प्लस अगर नोड में अगर मास है तो मास भी बदल सकता है।
तो इक्विवेलेंट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में होगा कैसे? इस तरह के अगर वेव के सिस्टम में भी देखें तो साई क्या रिप्रेजेंट करेगा? साई एक तरह की वह वेव रिप्रेजेंट करेगा जो कहीं ना कहीं जिसमें नोड्स वाइब्रेट कर रहे हैं और हर एक पॉइंट पे एक फिजिकल क्वांटिटी वाइब्रेट कर रही है। और नोड क्यों वाइब्रेट कर रहा है? मास एनर्जी कन्वर्जन से। तो साई के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी जब लिखी जाएगी वो ई रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी किसी वेव में। ठीक है भाई, मान लीजिए कि पार्टिकल यहीं नज़र आ रहा है ज़्यादातर, तो ये स्पेस की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, लेकिन इस वेव में टोटल एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई, लेकिन इस वेव में चूंकि नोड भी है तो नोड की एनर्जी भी लेनी है। तो नोड की एनर्जी जो है दो फॉर्म में है, एक मास के फॉर्म में है जो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी में आ जा रही है, एक नोड की एनर्जी मास के फॉर्म में जो पोटेंशियल एनर्जी में आ जा रही है। लेकिन इस नोड में मास है जिसके एक मोमेंटा है। क्या है? एक मोमेंटा है, और वो मोमेंटा काइनेटिक मोमेंटा है। क्या है? काइनेटिक मोमेंटा है। तो ये यही मोमेंटा है, ये मोमेंटा है, और चूंकि ये मास इस पार्टिकल का चेंज हो रहा है मास एनर्जी कन्वर्जन से, वेव से एनर्जी पार्टिकल में आ रही है, मास बना रही है, मास यहाँ ख़त्म होके एक्चुअली में वेव में एनर्जी दे रहा है ना। या हम कहें इसी सिस्टम को इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल में एक मोमेंटा तो है मान लीजिए, और ये मोमेंटा कहाँ से गेन कर रहा है? वेव से गेन कर रहा है। तो ये वेव से मोमेंटा कैसे गेन कर रहा है ये पार्टिकल? एक्चुअली में वेव जो बनी हुई है मासलेस पार्टिकल से बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन का पूरा मास यहाँ नहीं है, कुछ मास इलेक्ट्रॉन का जो है मासलेस पार्टिकल्स में है, कुछ मास चार्ज, और उन्हीं के ज़रिए वही एक्चुअली में वेव को मोमेंटा देते हैं, वही एक्चुअली के वेव को मोमेंटा देते हैं, और वही मासलेस पार्टिकल से एक्चुअली में ये पार्टिकल जो है वो मोमेंटा पाता है, और वही मासलेस पार्टिकल्स जब ये कोलाइड करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो मास एनर्जी कन्वर्जन होता है। क्या होता है? मास एनर्जी कन्वर्जन होता है। तो टोटल मोमेंटा क्या रहेगा अगर इस तरह से देख लें हम सिस्टम को, जिस तरह से श्रोडिंगर साहब ने देखने की कोशिश की कि एक तो पार्टिकल है उसका मोमेंटा है, प्लस जो वेव है उस वेव कैसे बनी हुई है? मासलेस पार्टिकल से बनी हुई है, ना के बराबर मास है इन मासलेस पार्टिकल में, क्योंकि रीजन बहुत बड़ा है। और इन्हीं मासलेस पार्टिकल्स, यही मासलेस पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग स्टैंडिंग वेव का मोमेंटा बनाते हैं स्पेस पार्ट का। ठीक, और यही मासलेस पार्टिकल एक्चुअली में इस पार्टिकल को मोमेंटा देते हैं, मतलब नोड को मोमेंटा देते हैं, इसको वाइब्रेट कराते हैं और इसका मास चेंज करते हैं। तो एक्चुअली में टोटल मोमेंटा क्या होगा? टोटल मोमेंटा सिस्टम का किसी भी स्टैंडिंग वेव का, मैंने बताया ना, ये जो वेव का मोमेंटा है जो कहीं ना कहीं मासलेस पार्टिकल्स के काइनेटिक मोमेंटा में है, प्लस पार्टिकल का मोमेंटा, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटा। क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटा, टोटल काइनेटिक मोमेंटा डिवाइडेड बाई, क्योंकि अगला वाला टर्म हम काइनेटिक एनर्जी में लिख रहे हैं ना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ है? पार्टिकल में तो है ही, जो मासलेस पार्टिकल्स में जो काइनेटिक मोमेंटा या वेव का मोमेंटा है उसमें भी है। टोटल मास, ये मास यहाँ पे है, कहाँ पे? पार्टिकल में तो मास है ही है, लेकिन ये जो मासलेस पार्टिकल्स में जो मास फैला हुआ है वो मास भी, क्या चीज़? वो मास भी, ये टोटल मास हो जाएगा, यही टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। चूँकि ये पूरा सिस्टम क्या है? टोटल मूवमेंट, और यही पूरा सिस्टम एक्चुअली में वेव का टोटल मोमेंटा बनाता है। क्या बनाता है? जिस वेव को श्रोडिंगर साहब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस वेव का टोटल मोमेंटा कहाँ से बन रहा है? मासलेस पार्टिकल्स का काइनेटिक मोमेंटा, जिसमें बहुत थोड़ा मास है इन पार्टिकल्स में, प्लस इस पार्टिकल का स्वयं जो मोमेंटा है p² बाई 2m टोटल सिस्टम का मास, ये मास जो पार्टिकल में दिख रहा है, प्लस जो इस वेव पोर्शन में क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं नोड के बाहर इस वेव पोर्शन में जो मासलेस पार्टिकल, जिस पार्टिकल का मास हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बहुत कम है, इस पोर्शन में जो छुपा हुआ मास है वो मास भी m में होगा। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का मास नोड में ही नहीं है बल्कि इस वेव पोर्शन में भी एक मास है, और इसी सिचुएशन को साई रिप्रेजेंट करता है।
जब हम इनसे आ गए तो यहाँ पी कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? पी जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि पी क्या है? काइनेटिक मोमेंटा है पार्टिकल और मासलेस पार्टिकल दोनों का काइनेटिक मोमेंटा। एम क्या है? टोटल मास है, इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल प्लस इलेक्ट्रॉन जो मासलेस पार्टिकल के साथ वेव पोर्शन बना रहा है, उसका टोटल मास ये हो जाएगा। तो जब ये नोड वाइब्रेट करेगा एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और चूंकि पी कांस्टेंट कर दिया है तो मास चेंज होगा। मास चेंज होगा मतलब ये नोड वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट करते समय इसका ही नहीं मास चेंज होगा, प्लस मासलेस पार्टिकल्स का भी मास थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ओवरऑल टोटल सिस्टम का मास जो है वो चेंज होगा। आमतौर पे पार्टिकल की केवल एनर्जी चेंज होती है, मोमेंटा चेंज होता है, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बदलती है। लेकिन जिस तरह से श्रोडिंगर साहब ने चीज़ों को देखा, इलेक्ट्रॉन को एज ए ड्यूअल टिप पार्टिकल एंड वेव दोनों तरफ से, तो एक्चुअली में यहाँ पर टोटल मोमेंटा फिक्स है, क्योंकि वो मोमेंटा पार्टिकल प्लस वेव में जो काइनेटिक मोमेंटा है वो फिक्स है। टोटल मोमेंटा साई फिक्स है उस वेव की, प्लस टोटल मोमेंटा अपॉन टोटल काइनेटिक मास जो है वो जो पार्टिकल में है, ये जो मासलेस पार्टिकल में जो मास है वो बदलेगा। मास एनर्जी कन्वर्जन से मास बदलेगा। जब मास बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, क्योंकि मास बदलेगा तो मास यहीं कम ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ कम ज़्यादा भी होगा, और ये मासलेस पार्टिकल नेगेटिव नेचर के हैं तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। तो जब मास बदलेगा तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, और जब मास बदलेगा तो अगर मास बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि मास भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ रही है वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी बदल रही है, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी जो है बन रही है, जो मास और एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो पोर्शन है मासलेस पार्टिकल का, एक्चुअली में ये क्या बनाता है? क्लाउड। क्या बनाता है? क्लाउड। और ये पार्टिकल बनाता है ना। कुछ इस तरह से चीज़ें जो हुई, तो मैथमेटिकली अब हम क्लियर हो गए कि श्रोडिंगर साहब क्या कहना चाहते थे। तो दो इक्वेशंस आ गई इस पूरे सिस्टम की, और इस पूरे सिस्टम में एक इक्वेशन ux आ गई, काइनेटिक मोमेंट ऑफ पी स्क्वायर बाई टोटल सिस्टम का मास ये आ गई। एक स्टैंडिंग वेव है एक्स और टी के फॉर्म में, ये लीनियर कम्बिनेशन से बनता है। मान लीजिए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी लीनियर कम्बिनेशन से बनेगा, स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में डेवर बाई डेवर एक्स, तो आपको के मिलने के चांस है। ऑफकोर्स कॉस का साइन हो जाएगा, बाकी पूरी चीज़ वही रहेगी। अगर पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में ले लें तो इसी साई का, तो आपको ओमेगा मिलेगा, और ये कुछ फैक्टर से गुणा करने पे टोटल एनर्जी सिस्टम की ई मिल जाएगी, कुछ फैक्टर से गुणा करने पे टोटल मोमेंटा पी मिल जाएगा। तो ये आइडिया उन्होंने लगा दिया। एक्चुअली में अब दिक्कत क्या हो रही थी, चलिए साई है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साई पे हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्म ये ले लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमको एनर्जी टोटल वेव की एनर्जी मिल सकती है, जो हम कहीं ना कहीं यहाँ यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमको मोमेंटा मिल जाएगा, और अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा मिल जाएगा, मतलब हमको कहीं ना कहीं टोटल एनर्जी मिल जाएगी, तो हम एनर्जी को यूज कर लेंगे। और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो के मिल जाएगा, मतलब हम मोमेंटा को यूज कर लेंगे, टोटल मोमेंटा को यूज कर लेंगे। लेकिन समस्या आ रही थी कि कॉस या साइन जैसे हम नॉर्मली वेव लिखते हैं, अगर डेरिवेटिव लोगे तो एक्चुअली में कॉस साइन में बदल जा रहा है, और अगर साइन लेके चलोगे तो कॉस में बदल जाएगा। तो एक रियल तरह से लिखने पर हम ये दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले इन दोनों चीज़ों को हमको नहीं पता कि साई को कैसे रिप्रेजेंट करें, लेकिन उन्होंने पहले इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया इस तरह से। मल्टीप्लाई करके अब इसको p बाई 2m रहने दीजिए, और इनको p इंटू साई इन्होंने ऐसे लिख दिया। अब उनको ये करना था यार कि हमको किसी तरह से, अगर पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं कॉस वाले को, तो हमको कहीं ना कहीं k मिल जाएगा, मतलब मोमेंटा p तो मिल जाएगा, लेकिन ये फंक्शन बदल जाएगा। तो हमको मोमेंटा तो मिल जाएगा, लेकिन कॉस के जगह साइन आ जाएगा। कायदे से वीडियो रखना, हाँ, कॉस के जगह लेकिन साइन आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे अगर कोई ऐसा इस तरह से वेव लिखते कि कॉस की जगह पे कॉस ही आ जाता, पार्शियल डेरिवेटिव लगने पर और के मिल जाता, के को कुछ कांस्टेंट से गुणा कर देते तो मोमेंटा मिल जाता, ये फैक्टर मिल जाता। इसी तरह से अगर
कोई ऐसा फंक्शन होता कि टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते तो ओमेगा तो बाहर हमको मिल जाता, ओमेगा ना, ओमेगा कुछ फैक्टर से गुणा करते टोटल एनर्जी मिल जाती, टोटल क्या बोलते हैं यहाँ एनर्जी मिल जाती। लेकिन वो जो फैक्टर है कॉस वो फिर से आ जाता, तो फिर से हम साई में लिख लेते। तो चूंकि लिख नहीं पा रहे थे साइन और कॉस में, तो उन्होंने कहा यार ठीक है चलिए साई को हम एक इस फॉर्म में लिखते हैं, e⁻ i kx माइनस ओमेगा इंटू टी। जैसे ही उन्होंने साई को इस फॉर्म में लिखा, साई एक्स टी इज इक्वल टू लीनियर कम्बिनेशन इस तरह की वेव का होगा, i kx माइनस ओमेगा इंटू टी ना। तो वैसे ही जब पार्शियल डेरिवेटिव आप x के रेस्पेक्ट में लोगे तो k मिल जाएगा और पूरा फंक्शन रिपीट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ik मिलेगा, ik मिलेगा। और इसी तरह से t के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस आई ओमेगा फंक्शन में मिल जाएगा। तो एक बार जब पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में लोगे तो आपको i के एक्स्ट्रा फैक्टर मिल जाएगा, और बाकी पूरा फंक्शन एक्चुअली में ना ये, क्योंकि e⁻ कुछ भी चीज़ है तो वही चीज़ पूरा रिपीट हो जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं, साई एक्स टी मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको यहाँ करोगे तो माइनस आई ओमेगा मिल जाएगा ना। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे तो आपको माइनस आई ओमेगा फैक्टर में मिलेगा, बाकी साई फिर से मिल जाएगा। तो अब समस्या हल हो गई, समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक दूसरी समस्या ये खड़ी हो गई, जिस साई को हम एक रियल चीज़ ले रहे थे, चूँकि हम उसको एक नॉर्मल रियल फंक्शन से हम नहीं रिप्रेजेंट कर पाए, उसको कॉस देना पड़ता। हो सकता है साई रियल चीज़ हो, और साई रियल चीज़ है भी, क्योंकि हमने अपने दिखाया ना साई क्या है, ये मासलेस पार्टिकल्स है, और मासलेस श्रोडिंगर साहब खुद बोल रहे थे ये मासलेस पार्टिकल्स की डेंसिटी है। साई क्या है, मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी। बस हम उसको क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन में नहीं लिख पाए, हम उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लिख पाए ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख पाए। खैर उन्होंने जो ऑपरेटर इस तरह से निकाले, इस तरह से, तो उन्होंने टोटल एनर्जी क्या थी, हमने फिर से लिख दें, यू एक्स वेव की पोटेंशियल प्लस पी स्क्वायर बाई 2m पार्टिकल प्लस मासलेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। दोनों तरफ उन्होंने साई से गुणा कर दिया ना। P बाई 2m P इंटू साई एक्स टी। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हमको वो वाला जो एक्सपोनेंशियल अगर ले लें तो पार्शियल डेरिवेटिव लेने पे इस तरह की चीज़ आ जाएगी, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेने पे। तो वही उन्होंने डेवर बाई, एक्चुअली में इस चीज़ को उन्होंने, जो उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव खोज निकाला, जो ये चीज़ दे दे वो, और कुछ साई पे ऑपरेट करने पर, साई पे हमने कहा ना टाइम के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करने पर जो हमको ये चीज़ दे दे, वो उन्होंने कहा वो चीज़ है डेवर बाई डेवर टी आई इंटू एच बार, आई इंटू एच बार, ठीक है। और इसी तरह से ये तो यू एक्स है, और साई एक्स टी प्लस पी बाई 2m, और पी साई जो दे दे वो और कुछ नहीं है, वो जो दूसरा फैक्टर है माइनस आई एच बार डेवर बाई डेवर एक्स, किस पे, साई एक्स टी। तो इस तरह से इस सब्स्टिट्यूशन करने से एक्चुअली में ओवरऑल फ्रेमवर्क में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, और रिप्लेसमेंट बार बार करने से तो ओवरऑल जो इक्वेशन मैंने बताई ना, श्रोडिंगर इक्वेशन जो आई है वो आई एच बार डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस क्या होगा रीमा, साई एक्स टी प्लस यू एक्स गुणा साई एक्स टी ना। अब चूंकि ओवरऑल फ्रेमवर्क एनर्जी का वही है, कोई दिक्कत नहीं। और जो रियल वेव में होता है, अगर हम साइन कॉस लेके चलते तो पार्शियल डेरिवेटिव टोटल एनर्जी देता टी के रेस्पेक्ट में, और एक्स के रेस्पेक्ट में मोमेंटा देता। ओवरऑल फ्रेमवर्क वही है, बच्चों की साई को हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया है,
इसलिए इक्वेशन कॉम्प्लेक्स दिखती है, लेकिन एक्चुअली में साई रियल चीज़ भी हो सकती है। आगे हम शो करेंगे भी कैसे रियल हो सकती है। इस इक्वेशन को h को नीचे ले आइए और i को अंदर ले आइए, तो आपको क्या होगी, डेवर बाई डेवर टी आई साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच बाई 2m डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1/h बार यू एक्स साई एक्स टी। रीमा कैमरा एकदम सीधा पकड़ना, हाँ देखिए आप इस इक्वेशन को देखिए, आप इस इक्वेशन को देखिए। अगर साई रियल चीज होती और आई की कॉम्प्लेक्सिटी को हम भूल जाएं और साई रियल चीज होती, साई रियल चीज क्योंकि ओवरऑल फ्रेमवर्क हमारा फिजिकल रियल है और साई भी कहीं ना कहीं एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडिंग वेव को, एक फिजिकल रियलिटी को साई रिप्रेजेंट कर रहा है। साई फिजिकल रियलिटी को, बस हम साई को नॉर्मल फंक्शंस में लिख नहीं पाए, साइन कॉस में हमने ई का कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो केवल उसकी वजह से आई की कॉम्प्लेक्सिटी आ जा रही है। लेकिन अगर हम थोड़े समय के लिए आई को भूल जाएं और साई को रियल मान ले, तो ये क्या बता रहा है, एक्चुअली में ये क्या बता रहा है कि डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी बराबर होगा माइनस एच स्क्वायर, ये माइनस एच बाई 2m डी स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस ये दूसरा फैक्टर। समझ रहे हैं ना? एक्चुअली में जो हमने बताया ना पहले ही कि अगर ये न्यूक्लियस है और पार्टिकल आपको इस पॉइंट पे दिख रहा है एक्स पे, तो इस पे एनर्जी यू एक्स पे दिखेगी। ये यू एक्स एनर्जी कहीं ना कहीं पार्टिकल के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्चुअली में अगर हम एक वॉल्यूम ले लें, एक इस पॉइंट पर एक छोटा सा वॉल्यूम ले लें और बाकी ये जो पूरा सिस्टम है ये मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से है बना हुआ है, मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, पूरा सिस्टम पार्टिकल ये था, ठीक है ना। तो एक यूनिट में ले लें तो मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की अगर हम डेंसिटी को साई ले लें, क्या ले लें, साई, इस पोजीशन पर, तो ये डेंसिटी कैसे चेंज होगी, जो कि न्यूक्लियस के पास मासलेस चार्ज पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे, यहाँ कम हो सकते हैं। तो एक्चुअली में पर यूनिट वॉल्यूम जहाँ पार्टिकल है, पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली में कितनी डेंसिटी पाओगे आप डिफ्यूज़न के कारण, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। एक्चुअली में यही और कुछ नहीं है, ये डिफ्यूज़न का टर्म है। क्या है? डिफ्यूज़न का टर्म है और ये डिफ्यूज़न का कोफिशिएंट है जो मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टोटल मास सिस्टम की। ये क्या है? अगर डिफ्यूज़न ना होता लेकिन चूंकि पार्टिकल मूव कर रहा है तो वॉल्यूम भी मूव कर रहा है, तो एक्चुअली में पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव वाला पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन में ज़्यादा पार्टिकल्स को पाता ना। या आप कहिए कि अगर इस वॉल्यूम को ना देखें, जस्ट इसके बगल वाले वॉल्यूम को देखें, तो वहाँ पर डिफ्यूजन के कारण चेंज होगा, ये टर्म दिया जाएगा। और ये जो पार्टिकल मूव करेगा तो कहीं ना कहीं जो ये आगे ज़्यादा पार्टिकल हैं उनको रिबाउंड करके इस एरिया में भेजेगा, इसमें भेज देगा। समझ रहे हैं ना? दो तरह से देख सकते हैं, या तो ये डिफ्यूजन के कारण पर यूनिट वॉल्यूम जो गेन होगा मासलेस पार्टिकल का इस तरह से होगा, प्लस ये पूरा वॉल्यूम अगर मूव कर रहा है और मान लीजिए डिफ्यूजन ना हो तो हायर कंसंट्रेशन में जाएंगे तो मूवमेंट के कारण होगा। या आप इसको इस तरह से देखिए कि एकदम बगल का वॉल्यूम ले लीजिए और वो जो बगल वाला वॉल्यूम है वो डिफ्यूजन के कारण, रीमा आराम से, ये डिफ्यूजन के कारण तो गेन करेगा ही बगल वाला वॉल्यूम, प्लस जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो अपने साथ जो इधर से पार्टिकल आ रहे हैं उसको, डिफ्यूजन के कारण पार्टिकल इधर जा रहे हैं, लेकिन जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो ये मासलेस पार्टिकल को ठेलेगा, रिबाउंड करेगा, तो इसमें रिबाउंड वाला टर्म ले लेंगे। चूँकि दोनों बगल बगल की पोजीशन है तो इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो दिस इज रिबाउंड टर्म जो मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि पार्टिकल्स इसके अंदर आएंगे तो आएंगे, पार्टिकल इस वॉल्यूम में देखिए डिफ्यूजन से आएंगे तो आएंगे, ये जो पार्टिकल मूव करेगा उससे रिबाउंड से भी आएंगे इस वाले वॉल्यूम में। दोनों के टर्म हो गए, डिफ्यूजन का टर्म और पार्टिकल जो न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो रिबाउंड भी कर रहा है, तो रिबाउंड का वाला भी आ गया इस वॉल्यूम में। लेकिन इस वॉल्यूम में जो भी पार्टिकल आएगा
वो कुछ आपस में कोइलेस कर सकता है। क्या कर सकता है? आपस में जुड़ सकते हैं, कोइलेस कर सकते हैं। जब ये पार्टिकल इधर मुड़ेगा नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की ज़्यादा डेंसिटी में, तो अपना मोमेंटा खोएगा, मास भी खोएगा, वेलोसिटी भी खोएगा, लेकिन मासलेस पार्टिकल का मोमेंटा फिर बढ़ेगा। मासलेस पार्टिकल्स का मोमेंटा बढ़ेगा तो ये आपस में करीब आएंगे। जब ये करीब आएंगे तो ओवरलैप करेंगे, नेगेटिव चार्जेस करीब आएंगे तो ये इनकी वेलोसिटी मासलेस पार्टिकल्स की कम होगी, लेकिन चूंकि मोमेंटा हमने टोटल हमको फिक्स पी को फिक्स करना है, तो पी की वैल्यू टोटल फिक्स करनी है, इसलिए सिस्टम का मास बढ़ जाएगा, सिस्टम का मास बढ़ जाएगा ना। तो पार्टिकल्स जब कोइलेस करेंगे, जब पार्टिकल्स एक्चुअली में मोमेंटा पार्टिकल से नेगेटिव चार्जेस में आएगा, तो ये नेगेटिव चार्जेस जब आपस में, ये एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज मास, जब आपस में ये जब वेलोसिटी पाएगा तो कोइलेस करेंगे, तो टोटल डेंसिटी घट जाएगी। और ये टोटल डेंसिटी किस में बदलेगी? जो कोइलेस करेंगे तो मासलेस पार्टिकल जब कोइलेस करेंगे तो क्लाउड का मास बढ़ जाएगा, भले ही पार्टिकल का मास कम हो जाए, लेकिन टोटल सिस्टम का मास बढ़ जाएगा। और सिस्टम का मास बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी आपको फिक्स करना है, टोटल मोमेंटा आपको फिक्स करना है। तो मतलब क्या है, जो वेलोसिटी, चूँकि ये पार्टिकल सब कोइलेस करे तो वेलोसिटी कम हो गई, तो इनका मास बढ़ गया ना। तो ये तो दोनों टर्म अकाउंट हो गए, लेकिन ये जो बबल है, जो डिफ्यूजन से आ रहा है, वह प्लास्टिक पार्टिकल के कारण रिबाउंड से आ रहा है, मूविंग पार्टिकल के कारण भी आ रहा है, रिबाउंड के कारण, प्लस नॉर्मल डिफ्यूजन के कारण, ये तो हो गए। लेकिन ये कोइलेस भी कर रहे हैं, तो कोइलेस का टर्म कहाँ गया? कोइलेस के टर्म को ही हम लिखेंगे, कोइलेस के कारण डेंसिटी घटेगी, तो उसी को जब हम लिख देंगे, एक्चुअली में जब उसी को लिखेंगे तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो हो जाएगी, साई एक्स टी इज इक्वल टू -h/2m डेवर स्क्वायर डेवर रिमा, बस 2 मिनट, साई एक्स टी प्लस रिबाउंड वाला टर्म हमने बताया ना, 1/h बार ux मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी, ये रिबाउंड का टर्म है, प्लस कोइलेसेंस का टर्म, बबल कोइलेसेंस का टर्म। तो बबल अगर कोइलेस होंगे तो टोटल डेंसिटी घटेगी, तो इस टर्म को आप नेगेटिव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव। और जब नेगेटिव डोमेन में जाएगा पार्टिकल, और ज़्यादा नेगेटिव कंसंट्रेशन में जाएगा मासलेस पार्टिकल की, तो टोटल सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो उस समय हम पॉजिटिव माने हैं, तो इसको नेगेटिव कर लीजिए। अगला टर्म जो यहाँ पे जोड़िए, एक्चुअली में नेगेटिव, और वो बबल कोइलेस कितना तेज़ी से होगा? जितना तेज़ी से पार्टिकल मूव करेगा ना, ux पे डिपेंड करेगा, प्लस जितनी कंसंट्रेशन है मासलेस पार्टिकल की, उतनी पार्टिकल कोइलेस करेंगे, कंसंट्रेशन ये दी गई है, ठीक है। प्लस कांस्टेंट भी, आप इस कांस्टेंट को ही हमने स्पेशल नाम दिया s, ये और कुछ नहीं, स्पिन कांस्टेंट है। क्या है? स्पिन कांस्टेंट। ये श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई आपकी स्पिन के साथ, विद स्पिन। एक्चुअली में ये जो डिफ्यूजन वाला टर्म है, आप देखिए डिफ्यूजन, ये मास के इन्वर्सली, टोटल सिस्टम के मास के इन्वर्सली प्रूव। तो इस सिस्टम में जब टोटल मास क्लाउड काफ़ी गहरा रहेगा, या पार्टिकल का मास ज़्यादा है, या टोटल क्लाउड का मास ज़्यादा है, गहराई रहेगी, मास ज़्यादा रहेगा, तो डिफ्यूजन कम होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन कम होगा। लेकिन जब पार्टिकल जब इधर मुड़ेगा, पार्टिकल का मूवमेंटा तो कम होगा, मास भी कम होगा, लेकिन क्लाउड का मास बढ़ जाएगा। तो इस मास को में हम रिलेटिविस्टिक नेचर भी जोड़ सकते हैं। तो रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी स्पिन के साथ? रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन विद स्पिन क्या होगी? वो कुछ नहीं होगी, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू -h बार अपॉन 2, पार्टिकल भी है क्लाउड भी है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक इनिशियल मास m0 से चालू हो रहे हैं। पार्टिकल का पोर्शन एक्चुअली में जब पार्टिकल इधर आएगा उसकी वेलोसिटी घटेगी, लेकिन पार्टिकल का पोर्शन ठीक उसी तरह से रिलेटिविस्टिक वे में बिहेव करेगा जैसा आइंस्टीन साहब ने बताया, पार्टिकल की वेलोसिटी अपॉन c²। लेकिन इसी के साथ क्लाउड का मास बढ़ेगा। क्लाउड का मास जो है कहाँ है? चूँकि टोटल मास है ये,
यहाँ पर m क्या है रीमा? टोटल मास है, तो क्लाउड का मास बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं जो है क्लाउड का मास बढ़ रहा है, टोटल मास बढ़ रहा है, और जो कहीं ना कहीं साई पे डिपेंडेंट है। मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगी उतना ज़्यादा बबल फ्यूज करेंगे, साई एक्स टी। ये वाला फैक्टर डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर, ये देखिए गंदा हो गया ना, हम बढ़िया इक्वेशन लिख रहे हैं, तो अब समझिए आप, फाइनली हम लिख रहे हैं, ट्रिब्यूट उनको दे रहे हैं आज। कल हम एंजॉय है, कल सेलिब्रेशन का दिन है, कल महीना ख़त्म हो रहा है श्रोडिंगर साहब का। तो ये हो जाएगा माइनस एच बार अपॉन 2m, m को m नॉट पार्टिकल प्लस क्लाउड दोनों के करस्पॉन्डिंग जो इनिशियल मास है, -1 अपन पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग रिलेटिविटी का फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाई क्लाउड के कारण जो मास बढ़ रहा है उसको हम साई एक्स टी से मल्टीप्लाई नीचे कर दे रहे हैं 1, और फिर बाकी इक्वेशन डी स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस क्या हो जाएगा रीमा? प्लस स्पिन, नो स्पिन वाला नहीं, रिबाउंड वाला, प्लस 1 अपॉन एच बार यू एक्स, हाँ साई एक्स टी माइनस कोइलेशन के कारण जो घट रहा है टोटल डेंसिटी, हाँ स्पिन कांस्टेंट एस मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। यही है एक्चुअली में श्रोडिंगर इक्वेशन विद स्पिन और रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन विद स्पिन। तो स्पिन क्या है? स्पिन और कुछ नहीं है। स्पिन क्या है? एक्चुअली में पार्टिकल जब न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो पार्टिकल का मास तो कम होगा, लेकिन क्लाउड का मास बढ़ जाएगा। क्लाउड का मास बढ़ जाएगा क्योंकि बबल्स कोइलेस करेंगे, बबल ज़्यादा कोइलेस करेंगे। तो या तो पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो बबल कोइलेस करेंगे ज़्यादा, तो पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास बढ़ेगा। जब भी पार्टिकल और क्लाउड का मास बढ़ेगा और पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ आ रहा होगा, तब हम उसको स्पिन नेगेटिव स्टेट में मानेंगे। स्पिन नेगेटिव स्टेट में, क्योंकि ओवरऑल वो चार्ज डेंसिटी को घटाएगा मासलेस पार्टिकल की। लेकिन जब पार्टिकल अपोजिट न्यूक्लियस से जाएगा तो पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास घटेगा। इसका मतलब क्या है? बबल्स रिलीज होंगे। बबल्स रिलीज होंगे तो पार्टिकल जब भी न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो ज़्यादा बबल्स रिलीज होंगे, तो पार्टिकल और क्लाउड का मास घटेगा, लेकिन मासलेस बबल्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसको हम कहेंगे क्या? पॉजिटिव स्पिन। क्या कहेंगे? पॉजिटिव स्पिन। समझ गए आगे बात? तो इस तरह से हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1 डायमेंशन में लिखने की कोशिश की। एक्चुअली में स्पिन होता क्या, समझ लीजिए, ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा रदरफोर्ड ऑर्बिट में, सर्किल में मूव करेगा, तो कुछ समय बाद आप पाएंगे यहाँ उसका रेडियाई कम हो गया। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही नहीं है, क्लाउड के साथ है, तो जो भी एनर्जी इसने लूज किया एज अ वेव वो क्लाउड में गई, तो वो फिर से अपनी रेडियाई पालेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से पास और दूर किसी एक पोजीशन में वाइब्रेट करता दिखेगा, वही क्या है? स्पिन। क्या है? स्पिन। जब पास आएगा तो पार्टिकल प्लस क्लाउड पास आएंगे तो स्पिन नेगेटिव रहेगी, क्योंकि मास बढ़ेगा, बबल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लाउड समझ रहे हैं? बबल्स की डेंसिटी कम। इसी तरह से अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी समय अपने मैक्सिमम रेडियाई पे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने मिनिमम रेडियाई पे होगा। यहाँ पे मान लीजिए इस तरह, यहाँ इस पोजीशन मान लीजिए, यहीं हम यहाँ दिखा रहे हैं ना। और वो क्या करेगा? जिस समय ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होगा, ठीक है, अपोजिट वे में। जिस समय इलेक्ट्रॉन ये इधर रिवॉल्व कर रहा होगा, ये अपने छोटी हुई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट इवॉल्व कर रहा होगा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ भागेगा एक, तो दूसरा न्यूक्लियस से दूर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन में उसका पार्टिकल और क्लाउड मास गेन करेगा, दूसरे में पार्टिकल और क्लाउड मास लूज करेगा, अपोजिट स्पिन में रहेगा। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद जय भारत। कैमरामैन हमारे थक गए हैं और कल छुट्टी का दिन हम इनको दे देते हैं। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर। लाइए रीमा, वो क्या बोलते हैं आप, लो उसको, हाँ बंद कर दीजिए।